हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भारत 2029-30 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा तो आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आने वाले 9 वर्ष के अंदर यानी कि 2035 तक भारत 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा तो आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। लेकिन मैं आज आपको कुछ इस तरह के डेटा दिखाने वाला हूं कि इनको देख करके आप मेरे विचार से बिल्कुल सहमत हो जाएंगे। और आप इस बात से सहमत होंगे क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि मेरे पास जो डेटा है और पूरी दुनिया के जो मीडिया आउटलेट्स हैं और जो विचारक हैं वो इस बात पर बिल्कुल अंदर से विचार कर रहे हैं कि भारत के द्वारा एक इस तरीका की जो क्रांति वो चल रही है कि जिसकी गूंज पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है कि उसने किसी की भी टेक्नोलॉजी और किसी का भी जो मॉड्यूल है यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए लोग सिंगापुर मॉडल की बात करते हैं, लोग चाइना मॉडल की बात करते हैं, लोग अमेरिका मॉडल की, लेकिन उसने किसी का मॉडल कॉपी नहीं किया। उसके द्वारा अपना ही मॉडल विकसित किया गया। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा दुनिया के जो विचारक हैं और जो विशेषज्ञ हैं वो इस पर चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज हमारे पास ऐसा क्या डेटा है जो मैं आपसे बोल रहा हूं और ये जो क्रांति है इसके विषय में। देखिए, भारत का उदय, विश्व की अगली महाशक्ति बनने वाला है भारत, और ऐसा कहने वाला जो है पूरी दुनिया की मीडिया है। और बताया जा रहा है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2035 तक आप देखेंगे कि भारत लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है वो बन जाने वाला है। और हो सकता है कि भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। ये देखना होगा कि जिस तरीका के समीकरण अभी दुनिया में बन रहे हैं कि चाइना को जो निपटाने के लिए अमेरिका और रूस और ये सब देश साथ आ रहे हैं, ये अगर ये साथ आते हैं और जिस तरीका से चाइना की अपनी जो पॉपुलेशन है वो एजिंग होती जा रही है, उनका अपना भी जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बुजुर्ग लोग क्या ही पार्टिसिपेट करेंगे कार्य में। लगभग उनको जो है 50 मिलियन लोग चाहिए जो लेबर वर्कफोर्स के लिए, जो कि सप्लाई नहीं हो पाएगी, इसलिए उनका अपना जो प्रोडक्शन है वो गिरने वाला है। और जिस तरीका से आपने देखा होगा कि 1 ट्रिलियन डॉलर का जो उनका ट्रेड सरप्लस रहा है, अब जैसे ही जून में ये सारा जो सौदा पक्का होने वाला है यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच में शांति समझौता होगा तो ये सस्ता तेल ये भी बंद हो जाएगा। और अमेरिका के द्वारा जिस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है या कहिए कि जिस तरह की डिप्लोमेसी प्रयोग की जा रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में इतना स्पेस चाइना को ना मिले कि जिस तरीका का उन्होंने 1 ट्रिलियन डॉलर का सरप्लस क्रिएट किया है वो आगे कर पाए। लेकिन आइए, आज हमारा जो विषय है वो दूसरा है, और वो है कि आज हम आपके साथ ऐसा डेटा साझा करेंगे जिससे आपको ये प्रूव हो पाए कि भारत जो मैंने आपको बोला है कि ये कैसे अचीव करेगा। आइए देखते हैं। विकास के मुख्य स्तंभ, सबसे पहला आता है कि युवा कार्यबल के लाभ, यानी कि युवा कार्यबल लगभग हम 2 साल के अंदर 2.5 करोड़ ऐसे लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जिनकी उम्र जो है औसत एज है 28 वर्ष। आप सोचिए कि पूरी जितना का ऑस्ट्रेलिया है ना, जितना बड़ा, उतनी पॉपुलेशन लगातार हम अपनी जो जनसंख्या में ऐड कर पा रहे हैं। इससे क्या है, इससे हमें लेबर फोर्स की बिल्कुल भी किसी तरह की कमी नहीं होगी। यानी कि चाइना के पास होगी लेकिन भारत के पास नहीं होगी, पहली बात। दूसरा, देखिए हमारे यहां पर 2030 तक लगभग 100 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो मिडिल क्लास के अंदर आएंगे। और आप जानते हैं कि मिडिल क्लास जो होता है वो कंजप्शन बेस जो परिवार होते हैं या लोग होते हैं, यानी कि 28 साल तक के। और ऐसे लोग जिनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा होने वाली है, लगभग 35 वर्ष से कम उम्र के जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन है 67%, यानी कि 67%। अगर ये 28 वर्ष जो एवरेज आ रही है, लगभग 2.5 करोड़ लोग लगातार शामिल हो रहे हैं, तो आप समझिए कि कितना बड़ा कंजप्शन बेस लेबर फोर्स जो है वो भारत को कमी नहीं आएगी। जबकि पूरी दुनिया के अंदर आप देखोगे तो लगातार ये नीचे गिर रहा है, और चाइना हो या फिर पूरा साउथ ईस्ट एशिया हो या फिर पूरी दुनिया के अंदर आप देखोगे तो इस तरह का जो है वो डेमोग्राफी डिविडेंड किसी के देश के पास नहीं है। और देखेंगे भारत का जो जीडीपी है, जैसे मैंने आपको बताया 2026 के लास्ट तक 4.5 ट्रिलियन डॉलर का जो है वो हो जाएगा। 2008 में जहां आप देखते थे कि लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर की जो है टोटल जीडीपी थी, अब उसने लगभग आप देखोगे तो इसको 4.5% में पहुंचने में कितना समय लिया। अगर आप ये देखोगे तो 2014 के बाद में ही ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिला है। लेकिन आगे जितनी इसमें गति बढ़ने वाली है उसका आप अंदाजा अभी नहीं लगा रहे, अभी लगाओगे जब मैं आपको डेटा दिखाऊंगा। देखिए, मध्यम वर्ग मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया। विश्व का सबसे उन्नत डिजिटल ढांचा जो है ये है। देखिए भारत के द्वारा किस तरीका से सबसे उन्नत जो है डिजिटल ढांचा जो है लगातार तैयार किया जा रहा है। लगभग 100 अरब यानी कि 100 बिलियन डॉलर जो है अपने यूपीआई के द्वारा हर वर्ष जो है हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। याद रखिए कि वीजा और मास्टर कार्ड दोनों अगर मिला लिए जाएं तो लगभग 200 बिलियन डॉलर का ही ट्रांजेक्शन पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है। इसका अंदाजा तब लगेगा आपको जब मैं बता रहा हूं। और ये अगर 100 बिलियन डॉलर का जो आपस में ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इसकी अपनी जो वैल्यू है उसका पता चल गया होगा। आगे देखेंगे,
आगे देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग का नया केंद्र। लगभग दुनिया के 15% जो स्मार्टफोन है उनका जो उत्पादन है वो भारत के अंदर हो रहा है, या तो फॉक्सकॉन हो, एप्पल हो, या फिर दूसरे ब्रांड है उनको लेकर के। रणनीतिक स्वायत्ता, लगातार आपने देखा होगा, मैं भी कितनी वीडियो बना चुका हूं कि भारत की अपनी जो रणनीतिक स्वायत्ता है वो लगातार जो है वो अमेरिका जैसे भी दबाव में बिल्कुल भी नहीं आया है। इसीलिए आप सोचिए कि जब अमेरिका जैसे के दबाव में भारत नहीं आया तो अब इसको दबाव में लाने के लिए फिर कौन सी और ऐसी शक्ति है जो बची हुई है। तो ये हमारी जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो आपको दिखेगा। देखना विकास और बाजार का जो विस्तार है उसका देखेंगे। 2008 में कितना था, मात्र 1.2 ट्रिलियन। आज कितना पहुंच गया है, लगभग 4.5 से 5 ट्रिलियन। 5 करोड़ मध्यम वर्ग परिवार थे। सोचिए हमारे 2008 में 5 करोड़ लोग थे जो कि मिडिल क्लास के अंदर आते थे, लेकिन 2029 तक कितने आएंगे, 100 करोड़ लोग जो हैं वो मिडिल क्लास में आएंगे। उसके बाद आप देखोगे कि कितने स्मार्टफोन या फिर एआई चिप तो छोड़ दीजिए, इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह भारत में इस तरह की सोच भी नहीं थी। आप सोचिए कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो चिदम्बरम साहब थे वो सोच रहे थे कि जब यूपीआई और इस पर जो डिबेट हो रही थी कि देखिए भारत में जो है 100 रुपए 200 रुपए जो है हम ट्रांजैक्शन कर पाएंगे मोबाइल से, तो वो हंस रहे थे कि यार अगर किसी को 2 रुपए का सामान खरीदना तो वो क्या करेगा। तो यानी कि हम पूरी तरीका से जो फिजिकल मनी है वो हटा करके डिजिटल मनी पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये डिबेट आप जाकर के देख लेना, संसद के अंदर हो रही थी, तो वो हंस रहे थे। तो सोचिए जिसका फाइनेंस मिनिस्टर की ये हालत हो तो वो उनसे क्या उम्मीद कर सकते थे, क्या वास्तव में वो यहां तक लेकर आते नहीं। तो सोचिए नगण्य स्मार्टफोन प्रोड्यूस करता था, आज विश्व का लगभग 15% और 2030 तक लगभग दुनिया का 1/4 स्मार्टफोन जो है वो भारत के अंदर से जाएगा। ये अपने आप में क्यों ऐसा है, देखिए भारत के अंदर आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि एक डार्क फैक्ट्री जो है वो कांचीपुरम तमिलनाडु के अंदर चालू हो चुकी है। और जब हम डार्क फैक्ट्री की बात करते हैं इसका मतलब है वो 100% ऑटोमेशन पे है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि भारत के द्वारा 2 नैनोमीटर के जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो बना लिए गए हैं, जो कि अपने आप में अप्रत्याशित है। चाइना भी अभी 7 तक ही पहुंचा है और दुनिया में ऐसा करने वाला जो भारत है वो एकमात्र कंट्री है। आप ये भी जानते होंगे कि भारत के द्वारा गैलियम नाइट्राइड की जो चिप्स हैं यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट है वो बना लिए गए हैं। और सोचिए ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है, यानी कि जापान, अमेरिका और नीदरलैंड के बाद में चौथा देश भारत है। ऐसा नहीं है, अंदर इतना सारा कार्य हो रहा है कि, और सोचिए कि अभी 16 फरवरी के बाद से लेकर के 20 फरवरी तक भारत के अंदर चलने वाला है एआई समिट। और ये एआई समिट के अंदर सोचिए एनवीडिया के जो को फाउंडर हैं वो भी आ रहे हैं, और जिनका अपना मार्केट कैप, सोचते हैं ना एनवीडिया का मार्केट कैप कितना है, भारत की जितनी जीडीपी है ना उतना मार्केट कैप है उसका। और सिर्फ यही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति हो लगभग 100 से ज्यादा जो है वो राष्ट्र अध्यक्ष और ये सीईओ वगैरह मिलाकर के आएंगे। 35,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, ठहरने की व्यवस्था है। तो एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव जो है ये होने वाला है और इसको फॉलो करेंगे। आइए देखते हैं आज का विषय है तीसरी महाशक्ति का उदय जो है वो लगातार हो रहा है। 2050 तक 47 तक तो भारत का आप जानते होंगे कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का जो है हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी ने ये लक्ष्य रखा हुआ है। जबकि दुनिया अमेरिका और चीन और इनके बीच के प्रतिद्वंद्विता जो है उसमें उलझी हुई है। लोग देखो, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं कौन, जो विश्लेषक हैं, जो मीडिया आउटलेट्स हैं पूरी दुनिया के, वो कह रहे हैं कि देखिए आज जो है अमेरिका हो या फिर यूरोप के कंट्री हो या फिर चाइना हो, रूस हो, ये आपस की प्रतिद्वंद्विता में उलझे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे से जो है इनकी जमीन नीचे से छीन ली जा रही है भारत के द्वारा। पश्चिम के देश ताइवान और डीकपलिंग की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, लेकिन भारत जो है अनुमति नहीं मांग रहा है, लेकिन बिना अनुमति के इंतजार कर रही है। वह बस अपने आपको क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन, लगातार कार्य। ये लोग उलझे हुए हैं अभी, लेकिन भारत अपनी जो समीकरण है वो अलग तरीका से बैठा रहा, नहीं किसी से उलझना है, नहीं कुछ से, बस अपना कार्य करते जाना है। और उसी की देन है जितना भी डेटा मैंने आपको बताया। संरचनात्मक बदलाव, यह केवल विकास नहीं है, यह एक संरचनात्मक परिवर्तन है। भारत अब एशियाई विकास के पुराने मॉडल चीन को नहीं बल्कि अपने अलग तरीका के जो मॉडल है वो विकसित किए हैं। मैंने बताया ना कि लोग कहते थे कि भाई सिंगापुर मॉडल जो है वो बेहतर है, कुछ कहते थे कि नहीं चाइना मॉडल बेहतर है, कुछ कहते थे अमेरिका। नहीं, हमने अपने लोकतंत्र में रहते हुए एक अलग तरीका का जो है आर्थिक मॉडल हमने बनाया है। आइए, गति और पैमाना, जब बुनियादी ढांचा और विनिर्माण बदलाव को चीन में एक पीढ़ी में हासिल किया, भारत उसे तेजी से, देखिए चाइना को यह करने में कितना समय लग गया। आप सोचिए कि डिंग जाओपिंग के द्वारा उसके बाद में ये सब कुछ होना शुरू हुआ है लगभग 63 के आसपास जो है, लेकिन आप सोचिए कि भारत उसको करने में चाइना को कितना लंबा समय लगा, और भारत ये करने में मात्र 9 से 10 साल का टाइम लेगा और ये हम अचीव कर लेंगे। जब तक पश्चिम की इस बदलाव का एहसास होगा, यानी कि कौन सा एहसास, ये जो पश्चिम के नीचे से और अमेरिका के नीचे से जमीन खिसक रही है, इसका जब बदलाव होगा
होगा तब तक उनको तो सनक भी नहीं लगेगी, लेकिन जमीन खींच ली जाएगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सुनिए इस बात को। आप कहोगे कि अच्छा जी चाइना ने क्या कर लिया। देखिए चाइना और भारत के अंदर बहुत बड़ा जो बदलाव है वो आपको समझना चाहिए। चाइना को पश्चिम के जो देश हैं इसीलिए उनकी छवि क्या बनाई हुई है, क्योंकि चाइना एक हार्ड पावर है। चाइना में ह्यूमन राइट्स नहीं होते। आप भी जानते हो कि जैसे चाइना का नाम आता है यार कोई स्वतंत्रता नहीं है, किसी को भी पकड़ लेते हैं, ये कोई बोलने की आजादी नहीं, और सब बिल्कुल सच बात है। तो चाइना का जो मॉडल है वो हार्ड पावर के रूप में दुनिया में जाता है, लेकिन भारत की अपनी एक सॉफ्ट पावर है। भारत के अंदर से युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं भारत ने। भारत का आप जानते होंगे कि एक अलग तरीके की जो पूरी दुनिया के अंदर छवि है। तो भारत के पास अगर ट्रस्ट की बात करोगे तो उसमें अंक है 100, लेकिन चाइना की बात करोगे तो जीरो मार्क्स है उसके। तो अगर दुनिया को डरने की आवश्यकता है तो चाइना से मत डरो, क्योंकि चाइना को तो आप कभी भी फेल कर सकते हो। डरने की आवश्यकता है तो भारत से है, इसको पूरी दुनिया जानती है। पश्चिम भी जानता है कि भारत के पास एक सांस्कृतिक महाशक्ति तो रहा है भारत, लेकिन अगर आर्थिक महाशक्ति बन गया तो सोचिए कि फिर इसको रोक पाना जो है नामुमकिन है। पूरी दुनिया पर अगर कोई शासन करेगा तो वो भारत होगा और कोई नहीं हो सकता, याद रखना इस बात को। आगे देखेंगे 2008 के अंदर अगर आप देखोगे तो हवाई ट्रेवल जब आप करते थे तो कस्टम जो लगाता था वहां पर, उसके बाद कितना टाइम लगता था बायोमेट्रिक में, पहले लगते थे 3 घंटा, अब कितना लग रहा है 30 मिनट, मात्र 30 मिनट। आगे देखना स्ट्रक्चर अवसंरचना, पहले क्या थी 2014 से पहले देखोगे आप, टूटी हुई सड़कें थी, किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और हाईवे नहीं थे, एक्सप्रेस वे नहीं थे इस तरीका के। आज देखिए आज आपके पास में क्या है, आज आपके पास में नई नई तरीका की जो ट्रेन है। आप भारत में जो है मेट्रो है, आप बाहर के अंदर देखोगे तो अलग क्लास का जो हाई क्लास लेवल के जो है रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार जो है हमारा जो बजट भी बताता है कि हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो लगातार बढ़ाया है। तो आप सोचिए कि आने वाले समय में क्या, और इसीलिए जब वहां पर इकोनॉमी कितनी, जीडीपी कितनी थी 1.2 ट्रिलियन की, आज कितनी आ चुकी है 4.5 ट्रिलियन की, और 5 ट्रिलियन की हो सकता है जनवरी 2026 के अंत तक ये हो जाए। आगे देखना 2008 में भारत अतीत जैसा दिखता था, अतीत मतलब है पहले जैसा, और चाइना में ऐसा दिखता था जैसा चाइना भविष्य है, यानी कि भारत अतीत है और चाइना भविष्य है। लेकिन आज सिचुएशन बदल चुकी है। आज क्या है, आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, और जो पश्चिम की 2% की तुलना में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार 7.2 तो बजट में ही बताई गई है ना, लेकिन लगातार बताया जा रहा है कि 8% की जो दर है उसको जो है अचीव किया गया है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आने वाले समय में ये 10% तक जाएगी। जिस तरीका से भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं उसको देखते हुए ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा कंजप्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ उसी से जुड़ी हुई है। आइए देखते हैं, भारत हर 2 साल में जितना वर्कफोर्स हमें चाहिए, जितना ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या उतना वर्कफोर्स ऐड कर देता है। ये अपने आप में ऐसा है कि ये अपने के हाथ में नहीं है, चाइना इसको जान करके भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये नेचर है बिल्कुल आपका। आगे देखना औसत आयु, देखिए आप भारत के अंदर अगर आप देखते हैं तो औसत आयु निकल करके आएगी 28 वर्ष, वहीं चीन के अंदर आएगी 39 वर्ष, और अमेरिका के अंदर आएगी, बात कर रहे हैं किसकी, वर्कफोर्स की। तो वर्कफोर्स की अगर आप एवरेज एज निकालोगे तो 28, चीन के अंदर 39, अमेरिका के अंदर 38 और यूरोप के अंदर 44। तो सोचिए 44 वर्ष का जो क्या वर्कफोर्स करेगा, क्या कार्य करेगा, और वो भी जनसंख्या गिर रही है लगातार। इससे क्या होगा कि जो लेबर फोर्स है वो महंगी होगी, समझिए इसको। तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन है तो वो भी कम होगा और साथ ही साथ महंगा होगा, तो कॉम्पिटेबल नहीं होगा। देखिए 2030 तक लगभग 100 करोड़ लोग जो होंगे वो भारत के अंदर क्या होंगे, वो एक तरीका से मिडिल क्लास के अंदर होंगे, और जिनकी कंजप्शन क्षमता आप जानते ही होंगे। चीन का संकट 2050 तक लगभग 200 मिलियन लोगों की आवश्यकता होगी श्रमिक, यानी कि ये जो आपका वर्कफोर्स की, लेकिन चाइना प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। अगर चाइना इतने लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इसका मतलब यह है कि उनका जो प्रोडक्शन है वो लगातार आगे जाने वाले समय में गिरेगा, और भारत का जो प्रोडक्शन है गिरेगा। और मैंने बताया था आपको कि चाइना कहता है कि 5% की ग्रोथ रेट है उसकी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि -2% की ग्रोथ रेट है उसकी, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो उनका जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो इस तरीका से नहीं डूब रहा होता जैसा आप देखते हैं। और वैसे भी उनके आंकड़े निकल कर नहीं आते, लेकिन जो चाइना के अंदर की है वो मैं आपको बता रहा हूं। 2018 का अमेरिका चुनाव, व्यापार युद्ध और ट्रेड वार अगर आप देखते हैं तो इस तरह का दिखेगा। लेकिन श्रम कानूनों में सुधार किया गया है भारत के द्वारा। आप जानते हैं कि 4 लेबर कोड्स बना दिए गए हैं, और 4 लेबर कोड्स बना करके हमेशा के लिए ये जो समस्या थी लेबर की और वर्कफोर्स की, तो इसको हमेशा के लिए सेटल किया गया है। अब देखना इसका क्या है, एप्पल, सैमसंग, फॉक्सकॉम अब पूरी तरीका से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में कर रहे हैं। 2025 तक भारत दुनिया का 15% स्मार्टफोन उत्पादन कर रहा है। 2030 तक ये 25% पर चला जाएगा, जो दुनिया के लगभग टॉप 3 कंट्री के अंदर शामिल हो जाएगा। आगे देखेंगे, चीन के विपरीत भारत तब कर रहा है जब दुनिया सक्रिय रूप से आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन में विविधता ला रही है। उसके बाद भी सेमीकंडक्टर और भविष्य की तकनीक, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारे बजट के अंदर ही लगभग
10 बिलियन डॉलर का जो है पूरा पैकेज अगर आप मिला लिया जाए तो एआई और ये जो सेमीकंडक्टर वगैरह जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होते हैं उनके लिए दिया गया है। चिप वार अगर आप देखोगे तो लगभग 10 बिलियन का जो प्रोत्साहन है और आने वाले समय में आप देखोगे कि ये किस तरीका का जो है उछाल लाएगा। ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान के साथ लगातार हमारी रणनीतिक साझेदारी जो है वो लगातार जारी है। हमारी कंपनी जो है जो चीन से दूर जाना चाहती हैं वो चाइना के जब दूर जाएंगी तो उनके लिए वर्कफोर्स और ये तरीका की जो सुविधाएं हैं वो कहां उपलब्ध है, वो भारत में। क्यों? भारत अब सेमीकंडक्टर भी उपलब्ध करा रहा है, अच्छी वर्कफोर्स और स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड कराएगा और वो भी सस्ती, क्योंकि हमारे पास में बहुत ज्यादा युवा हैं। तो अब चाइना की जो एजिंग पॉपुलेशन है उससे कौन काम कराएगा? तो जो कंपनी वहां से आएंगी वो भारत के अंदर ही एक विकल्प बचेगा, दुनिया में और कहां है। आगे देखना 2026 तक 3 प्रमुख जो लैब्स हैं निर्माणाधीन, 2030 तक जो है, जैसे मैंने आपको बताया है कि अभी जो है ये जो रायपुर के अंदर जो लगाया हुआ है प्लांट उसके द्वारा ही लगभग जो ये 10 बिलियन का जो ये दिया गया है ये लगभग 10 लाख यानी कि 10 लाख जो है वो चिप जो है प्रोड्यूस कराएगा। अच्छा, ये याद रखना, ये जो 10 लाख चिप होंगी ये सिलिकॉन वाली नहीं होंगी, ये किसकी होंगी? गैलियम नाइट्रेट की होंगी। याद रखना, ये गैलियम नाइट्रेट की चिप होंगी जिनकी अपने आप में अगर क्षमता देखा जाए तो 100 टाइम ज्यादा है सिलिकॉन से, चाहे तो टेम्परेचर सहने की क्षमता हो या पीक परफॉर्मेंस पर जाने की क्षमता हो। जैसे गेमिंग लैपटॉप अगर आप देखते हैं ना तो वो क्रैश कर जाते हैं, क्योंकि जो सिलिकॉन की जो चिप्स होती हैं, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाते ही तो वो एकदम धुआं दे जाएंगे। लेकिन जो गैलियम नाइट्रेट है वो 1000 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर जो है वो सहन कर सकता है और लगातार हाई एफिशिएंसी और लो पावर कंजप्शन जो है वो करने वाला। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी, अगर आप कहोगे तो मैं वो प्रोवाइड करा दूंगा। आगे देखना डिजिटल क्रांति भारत के अंदर और डीपीआई। आप सोचिए कि डेटा एम्पावरमेंट लगातार भारत में जारी है और ये मैंने आपको शुरू में बताया, लगभग वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड मिलकर के जितना पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शन होते हैं उससे आधा ट्रांजैक्शन मात्र यूपीआई कर रहा है। अपना आप में बहुत बड़ी बात है। आगे देखना 1.4 अरब जो है बायोमेट्रिक आईडीज भारत के अंदर है और इनका पूरा एक डेटा बना हुआ है ये। और आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो है डेटा सेंटर्स बनाने के लिए लगभग 50 बिलियन डॉलर का जो निवेश है वो अब तक हो चुका है और लगभग 7 वर्ष के अंदर 70 बिलियन डॉलर का जो निवेश है वो सरकार का लक्ष्य है। तो ये बिल्कुल आसानी से हम अचीव कर पाएंगे। वर्ल्ड गार्डन यानी कि वीचैट बनाम खुला सार्वजनिक ढांचा, भारत के अंदर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है, विश्वास जगाता है। वित्तीय समावेशन लगभग आप देखेंगे तो 35% 2014 से आज जो कितना है 80% है। सोचिए आज भारत के अंदर देखो जितने अकाउंट खुलवाए गए हैं, आप सोच रहे हो ना उस समय पर 2014 के आसपास में जब जनधन अकाउंट खुलवाए जा रहे थे लोगों को लगता है इसमें जमा क्या करेंगे, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। आज सोचिए ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना, इसके पहले कितना था 35, आज कितना 80। सोचिए कितना बड़ा बूस्ट है इसमें देखने के लिए। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था अब औपचारिक हो रही है, यानी कि पहले किस तरीका से आप जानते थे कि भाई किसी को जो ट्रेस ही नहीं कर पाते थे मनी को, लेकिन आज आप सोचते हैं कि जितना जी ट्रांजेक्शन है लगभग 100 बिलियन डॉलर का तो आपको यूपीआई से हो रहा है। अगर आप यूपीआई या फिर डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपके फुटप्रिंट्स जो है डिजिटल फुटप्रिंट्स वहां पर छप जाते हैं जिनको ट्रेस करना आसान है। अब सोचिए अब पहले एक अर्थव्यवस्था जो पैरेलल चलती थी वहां पर इन्फ्लेशन वगैरह को जो है ना वो ट्रैक नहीं कर पाती थी हमारी जो आरबीआई है, तो बड़ी समस्या क्रिएट होती थी, कभी भी जो है महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती थी, तो जो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता था दामों के अंदर, तो ये जो है समस्या थी। लेकिन अब जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था जो है ना ये एआई के आने से या फिर जो डिजिटलीकरण हुआ है इसकी वजह से जो है एक ही अर्थव्यवस्था बची और वो भी क्या है, औपचारिक अर्थव्यवस्था। बिल्कुल सोचिए आप इसको। आगे देखेंगे डेटा संप्रभुता। भारत के अंदर आप जानते होंगे जैसे मैंने बताया है कि अब हमारे खुद के डाटा सेंटर्स जो है बन रहे हैं और आप जानते हैं कि जो नया तेल है वो हमारा डेटा है, यानी कि तेल की तरीका से, यानी कि जिस तरीका से तेल की अपनी आपूर्ति थी और हमारी जीवन के लिए आवश्यकता था उसी तरीका से जो सोचिए डेटा कितना महत्वपूर्ण हो चुका है। 2021 का डेटा स्थानीयकरण कानून यानी लगातार जो है सरकार के द्वारा डेटा का एकत्रित करना और उसको जो है प्योरीफाई करके पता लगाना कि भारत का नागरिक कौन है, भारत का नागरिक कौन नहीं है, भारत में कितनी संपत्ति है। अब देखो आगे जो अभी सेंसस होगी वो पूरी तरीके से डिजिटल होने वाली है, उसके अंदर जो डेटा होगा वो अपने आप में 100% एक्यूरेसी के साथ होने वाला है। आइए स्थानीय समाधान, ये पश्चिमी नकल नहीं है बल्कि जैसा मैंने आपको बताया स्थानीय भाषाएं हैं, अपना ही जो है सारा सेटअप अपने तरीका का मॉड्यूल है। फिनटेक हो या एड्यूटेक हो या फिर हेल्थ टेक हो, लगातार भारत के अंदर वो बूस्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप सोचिए कि तकनीक और निवेश हो या ऊर्जा, रक्षा हो या नेतृत्व हो, लगातार भारत जो है वो सबसे टच में है, किसी के साथ कोई तरीका का वैर नहीं है और भारत एक पोल जो है अपने आप में ही एक ध्रुव बन गया है, एक पोल बन गया है जिसके चारों ओर जो है दुनिया की महाशक्तियां टिकटिकी लगा करके देख रही
रही हैं। यह गुट निरपेक्ष नहीं है, ये क्या है, एक बहुसंरेखण है, यानी कि मल्टी अलाइनमेंट है। पहले समझते थे ना, नेम चलता था नेहरू जी के समय में, नॉन अलाइन मूवमेंट। ये नॉन अलाइन मूवमेंट नहीं है, क्या है, ये सभी के साथ एक साथ लेकर के, सबको साथ लेकर के चलने की जो भावना है, ये उसको दिखाता है। और ये हमारी लीडरशिप का ही सारा कमाल है। मोदी जी जैसे जो विजनरी लीडर, देखिए मैं अगर बात करते हैं देश की, तो कभी कभी मुझे भी उनका आलोचना करनी पड़ती है, लेकिन यह है कि मैं उनका जो है एक अपने आप में एक फैन हूं कि भाई उन्होंने जो कार्य इस देश के लिए किया है वो अपने आप में जो है एक अद्भुत कार्य किया है। रक्षा आत्मनिर्भरता और सामरिक स्वायत्ता, रक्षा बजट लगातार देखिए आप बढ़ाया गया है, लगभग $75 बिलियन का जो है वो दुनिया में जो है। और चौथा स्थान हमारी, आप जानते होंगे फायर पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो हमारी जो क्षमता है वो चौथी है दुनिया के अंदर। आप देखेंगे 2030 तक जो है 70% घरेलू उत्पादन जो है डिफेंस के अंदर हम करने लगेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है इसके ऊपर। देखिए आयात पर निर्भरता कम करने के लिए आपूर्ति चेन जो है उसमें विविधताकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन लगातार लाया गया है। रूस हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, सभी से जो है हम अपनी जहां जहां हमको अपनी मार्केट मिल रही है वहां पर हम ले रहे हैं। ये नहीं कि वो नाराज हो जाएगा, ये इसके साथ मत जाइए, वो नाराज हो जाएगा, वोट बैंक भारत के अंदर नाराज हो जाएगा इसलिए इजराइल में मत जाइए, तो ये सब कुछ नहीं है। अब जो भी है सब एकदम खुलकर हो रहा है। मेक इन इंडिया को लगातार बूस्ट मिलेगा और विदेशी कंपनी जो है वो भारत में आकर के यहीं पर जो है लगातार 100% तक टीओटी के लिए भी राजी है। सोचिए, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 100% करने के लिए राजी हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये आने वाले 9 साल के अंदर 35 ट्रिलियन जो कि लगभग 15 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है भारत की बनने वाली है। 100 बिलियन वार्षिक एफडीआई पूंजी विकास लगातार भारत की ओर, लगभग सोचिए 100 बिलियन का जो एफडीआई यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये याद रखना इस बात को। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एफडीआई से 100 बिलियन का आ रहा है। कीमत है, बड़े पैमाने पर उत्पादन जो है बढ़ रहा है और उपभोक्ता हमारे यहाँ है, आप जानते होंगे। और दवाई वगैरह की आप जानते होंगे, कैंसर की दवाई बजट के अंदर बताइए ना कि उस पर किसी तरीका का कोई चार्ज नहीं है, जीरो कर दिया है। तो आप सोचिए इस तरीका से नौकरियां, जब हमारे यहाँ पर इस तरीका का विनिर्माण होगा तो लोग ही तो नौकरी करेंगे ना, तो लोगों को नौकरी मिलेगी और खुशहाली आएगी, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ थोड़ी सी चैलेंजेस भी हैं। क्या चैलेंजेस हैं? बुनियादी ढांचा, यानी कि लगातार भारत को जो है अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा, और अगर नहीं करते तो यहां पर एक जो चोट हो सकती है। दूसरा है शिक्षा, यानी कि हमको जो ये रटाफिकेशन जो चलता है ना भारत के अंदर कि रट लीजिए एग्जाम दिया, ये इसको बदलना पड़ेगा। इसको जो है स्किल बेस करना पड़ेगा कि आपको इस तरीका से एजुकेट किया जाए कि आप एजुकेशन के साथ साथ कुछ चीज डेवलप करें, समझ गए। ये सारा आगे आती है असमानता, के सेप विकास की दर जो है वो नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो लगातार बढ़ती जाए, ये नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे पर्यावरण, यानी कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे दिल्ली को आप देखते होंगे कि किस तरह का प्रदूषण है। भारत के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर AQI जो है हाई पे होता है, यानी कि डेंजर लेवल पे होता है। तो ये चुनौती जरूर है, लेकिन मेरा मानना है कि धीरे धीरे से जब इतनी सारी चुनौतियों पर हमने विजय पाई है तो ये भी सारा कुछ हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि GDP $15 ट्रिलियन की जो है ये संभावित है, ऐसा होता हुआ दिख रहा है। आंकड़े यही बताते हैं विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है, हो सकता है कि दूसरी भी हो जाए। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि चाइना के साथ जो चलेगा अभी, उसके बाद हो सकता है कि चाइना उस तरीका से परफॉर्म ना कर पाए, और कुछ प्राकृतिक रूप से भी, क्योंकि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो लगातार एजिंग हो रही है और उसकी समस्या क्रिएट होगी। यह बहुध्रुवीय होगी और भारत इसका जो निर्णायक ध्रुव है। पश्चिम के लिए विकल्प यही है कि आप जो है अब नियंत्रण की कोशिश ना करें। अब आप नियंत्रण करेंगे, भारत को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो आप असफल हो जाएंगे। और सोचते हैं आप कि यूरोप ने वो कोशिश छोड़ दी है, पूरी तरीका से सरेंडर कर दिया और भारत के साथ में मदर ऑफ ऑल डील साइन करके इस बहती हुई गंगा में हाथ धोने के लिए वो तैयार है। तो फ्रेंड्स बताइए, अगर आपको इसमें कोई शक है या आप लगता है कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा आपने बढ़ा चढ़ाकर बता दिया, तो भी आप कमेंट कीजिए। आपने वीडियो यहां तक देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।